एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो निर्मला सीतारमण को आपने सुना, वो इस बजट को अच्छा कह रही हैं और खासतौर पर ये कह रही हैं कि 5 स्तंभ पर ये पूरा बजट टिका हुआ है। पहले की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एक बड़ा निवेश पे ऊपर उन्होंने जोर दिया है, हेल्थ सेक्टर पर जोर दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर दिया है, वित्तीय घाटा जो कि सरकार के लिए 9.5% करीब बना हुआ है, उसको 6.8 टारगेट करने की बात वो कर रही है। लगभग 6 लाख करोड़ का वो कहां से ये वित्तीय घाटा पूरा करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बैंक को जो घाटा, जो एनपीए हो रहा है, उसको लेकर भी फोकस किया है इस पूरे बजट पर। और वित्तीय जो घाटा है वो सरकार की चिंता का सबब भी बना हुआ है। मेरे साथ क्योंकि एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और मैं जो सबसे पहले, देखिए, कृषि क्षेत्र पर सुबह से खूब चर्चा हो गई है, जो जिसे कहा जाए विनिवेश के ऊपर खूब चर्चा हो गई है। लेकिन जो एक बड़ी बात आज इस पूरे बजट में वित्त मंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि 13 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की उन्होंने घोषणा करी है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मेरा सवाल प्रांजल आपसे यह है कि प्रोडक्शन तो तभी बढ़ेगा ना जब डिमांड बढ़ेगी। तो अगर हम इसको ये कहते हैं कि हम पीएलआई कर रहे हैं 13 सेक्टर्स के लिए, तो हम जमीन तक कैसे फायदा पहुंचा पाएंगे? डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके करेगा क्या कंपनी वाला? देखिए, डिमांड बढ़ नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ जो बुनियादी आवश्यकता है उनकी डिमांड फिलहाल नहीं है। अधिकतर ये जो सेक्टर को चुना गया है वो उनको चुना गया है जिस पर हम पूरी तरह से आयात पर और काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर थे। तो उस आयात को भारतीय उत्पादन में तब्दील करने के लिए ये स्कीम रची गई थी। शुरुआत ऐसे ही हुई थी और उसको धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। जैसे चीन के साथ जो लड़ाई चल रही है, उसके चलते काफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है भारत में ही उसको उत्पादन करने की जो क्षमता बढ़ाने की कोशिश है, ये उसके तहत की गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये मांग नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसका एक ये ज़रूर लाभ होगा शोभना, कि अगर भारत में बनेगी तो काफ़ी हद तक ये सस्ती भी होगी। अगर सस्ती होगी तो उससे फिर मांग बढ़ सकती है। मैं इस बात पे शायद मैं अच्छा बात बता ये कि इसके 2 स्टेज हैं। एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो अभी लक्ष्य है कि जितना इंपोर्ट करते हैं उसको जितना ज़्यादा घटा सके। फिर इकॉनमी ऑफ स्केल के कारण जो प्रांजल बात कह रहे थे, सस्ता होगा एक्सपोर्ट के लिए। तो ये 2 चीज़ें, एक डोमेस्टिक डिमांड जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करे, कि जो इम्पोर्टेड है उसकी बजाय देशी इस्तेमाल हो और इसका एक्सपोर्ट हो सके बाहर। ये बहुत बड़ी बात है। कुमार, एक सेकंड, एप्पल का हम लें। एप्पल ने जो भारत में फ़ोन बनाने के लिए जो निर्णय लिया है वो सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं है, दुनिया के बाजार के लिए है। तो जैसे प्रदीप जी ने बोला कि अब जो भारत में उत्पादन होगा, रोजगार, नौकरी बढ़ेगी, लेकिन उससे सभी को लाभ होगा। देखिए, आप मुझे लोगों ने लगता है जरा एक बार फिर से हम बिग पिक्चर के ऊपर लौटते हैं। राजीव जी को मैं लेकर आना चाहती हूँ इस चर्चा में। राजीव जी, अभी वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वित्त मंत्री ने बता दिया किस तरीके से जोर कहाँ रहा। वो जो हम हेल्थ सेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो हेल्थ पर जोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, कृषि उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हमने नजरअंदाज कर दिया, वो आय दुगनी करनी है किसानों की, उस पर सरकार का लक्ष्य लगातार बरकरार है। और साथ ही एनपीए पर सरकार नजर बनाए हुए है, अपने घाटे पर सरकार नजर बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर यही था वो अभूतपूर्व बजट जिसका देश इंतजार कर रहा था, इसी तरीके से बनना था वो। देखिए, वित्त मंत्री ने अभूतपूर्व बजट की बात नहीं कही थी, अभूतपूर्व परिस्थितियों की बात कही थी कि अभूतपूर्व परिस्थितियों में आ रहे बजट में। हाँ। और उसमें जोर जो है, फोकस जो है वो है वापस इकोनॉमिक कंसोलिडेशन पर, कि कोरोना के बाद की परिस्थितियों में कैसे वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। और जैसे सुबह की भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगले दशक के लिए हम किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करें वृद्धि के लिए। इसमें सरकार पॉपुलिज्म से बिल्कुल ही बची है। लोक लुभावन बजट बनाने का जो लालच या एक तरह का राजनीतिक कंपल्सन इस समय महसूस किया जा सकता था, उससे सरकार ने अपने आप को बिल्कुल दूर रखा है। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से संदेश भी है कि हम इसमें जो कुछ राजनीतिक मोर्चे पे घमासान दिख रहा है, हम उस तनाव से, उस दबाव से बिल्कुल मुक्त हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लेकिन चुनावी राज्य जो है उनके लिए तो खासी योजनाओं का ऐलान किया गया है। चुनावी राज्य तो पूरी तरीके से फोकस में, और आप कह रहे हैं कि सरकार उससे बची है। केरला और तमिलनाडु, बंगाल, असम, सबके लिए सड़कें गई हैं, सबके लिए रेलवे की बात की गई है। और ये दोनों क्षेत्र हैं, बंगाल के टी वर्कर्स के लिए, फेयर रहिए, यही तो सियासत है। अगर वो आने वाले चुनावों को केंद्रित नहीं करेगी सरकार अपने बजट में, कोई तरह से क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं कि इससे रोजगार भी सृजन होगा, क्योंकि रेलवेज और सड़क बहुत ज्यादा आम चुनाव वहाँ के कारण केवल उसको हाईलाइट किया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ चुनाव नहीं होता तो इन सड़कों का ऐलान नहीं होता। और दूसरे राज्यों में भी हाईवे बन रहे हैं, और उनको हाईलाइट इसलिए नहीं किया गया है कि वहाँ चुनाव नहीं है।
पॉपुलिज्म का एक तरीका ये होता है कि आप लोगों के हाथ में सीधे पैसा रख दें, और एक तरीका ये होता है कि आप आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ओर बढ़ें और उससे लोगों को फायदा ठीक है मिले। कुमार, आज एक जो बड़ी बात करी, जो इसको बड़ा ऐतिहासिक कहा जा रहा है, एसेट मोनेटाइज कमेटी बनाई गई है और मोनेटाइज करने की बात की जा रही है, इसको आप कितना ऐतिहासिक मानते हैं? क्या ये सच में उतना सफल हो पाएगा? क्योंकि बहुत विनिवेश की बातें जब की गई वो बहुत सफल तो नहीं हुआ। LIC जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग था, आप उसमें उसको नहीं बेच पाए। 30 लाख करोड़ आप सिर्फ कमा पाए पिछले साल। मुझे लगता है कुमार आप जवाब दीजिएगा, पर क्योंकि अभी हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे, तो हमने खासतौर से ग्राफिक तैयार किया हुआ है, उसके बाद एसेट मोनेटाइजेशन पर कुमार भी लगातार जवाब देंगे। पर पहले जरा देख लीजिए कि सरकार की तरफ से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी भी आपने सुना निर्मला सीतारमण कह रही थी कि साहब जो फोकस है बजट का वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर सरकार का रहा है। हम बार बार आपको ये बताते रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर का बड़ा साफ मतलब है कि पूरा चक्का जो है अर्थव्यवस्था का वो घूम सकता है। लेकिन इस बार सरकार कहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं, ये बनाने की बात कही गई है। ये दरअसल जिन सड़कों का काम इस आने वाले वित्त वर्ष में 2021-22 में शुरू होगा, ये उनकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, इसे बनाने की बात की गई है। ये बजट से हाईवे का हाल सुधरेगा, ये सरकार की तरफ से एक तस्वीर जो देश को दिखाई गई है। और बजट से हाईवे का हाल सुधरेगा मतलब देश की अर्थव्यवस्था का हाल सुधरेगा। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बनाने की बात इस बजट में कही गई है। कुल मिलाकर 8 यहां पर ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जो आने वाले वित्त वर्ष में जिन पर काम शुरू होगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसे बनाने की बात कही गई है। साथ ही आप देख सकते हैं चेन्नई सेलम एक्सप्रेसवे, ये सरकार बनाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे, ये जो कॉरिडोर है ये भी सरकार डेवलप करेगी इसी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तहत। और ये अमृतसर से लेकर जामनगर तक ये हाईवे बनाने की भी तैयारी में है सरकार। ठीक है। और वहीं उत्तर भारत के इलाके में दिल्ली से लेकर कटरा तक का ये हाईवे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये माना जा रहा था कि देखिए रियल स्टेट जो है हो सकता है सरकार सीधे तौर पर रियल स्टेट में कोई महत्वपूर्ण रोल ना प्ले करे, लेकिन वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर वो जिस तरीके से मियाद बढ़ा दी गई है, जो छूट मिल रही थी सरकार की तरफ से उसकी बात हो, और ये सीधा बड़ा निवेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार करने की तैयारी कर रही है। शोभना, बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, आज जिस तरीके की घोषणाएं की गई हैं, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस रहा वित्त मंत्री का। प्रदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या आप बहुत आशावान है जिस तरीके की घोषणाएं, जिस तरीके के निवेश की बात वित्त मंत्री के द्वारा की गई? और दूसरा बड़ी बात कि आज जो हाईवेज हैं उनका एक बुफे लगा दिया गया, तो जिससे बहुत सारे लोगों को एक काम मिलेगा और एक नीचे तबके तक के लोगों को इसमें एड्रेस किया। और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट है उसकी कमिटमेंट नजर आई है, क्योंकि फिर से जो टैक्स हॉलीडे था उन डेवलपर्स के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए 1 साल के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो 1,50,000 रुपए की सब्सिडी अफोर्डेबल हाउसिंग लेने वालों के लिए थी उसको भी 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। तो ये कमिटमेंट दिखाता है जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 के लिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए, और जब आजादी के 75 साल पूरे हों तो हर परिवार के सर पर एक छत जरूर हो। तो प्रदीप जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जनरल स्पेंडिंग जो है 35% जिस तरीके से निर्मला सीतारमण की तरफ से बताया गया कि वो बढ़ोतरी इस साल देखने के लिए मिली, आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने के लिए काफी है? इससे वो रोजगार खासतौर से जो लॉकडाउन कोरोना काल में गए वो वापस लौटेंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है। आज कभी भी जब किसी चीज का बजट बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसका चक्र चलेगा कैसे, वो साइकिल बनेगा कैसे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो की है जिससे हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पैसा जाता है। चाहे नीचे से नीचे लेबर तबके की बात करें तो उसके हाथ में भी सबसे बड़ा पैसा जाता है, एक जॉब का बहुत बड़ा क्रिएशन होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी की है जो इस पूरे डिकेड के लिए एक नया रोड मैप तैयार करेगी। जैसे हाईवेज अनाउंस किए गए हैं, तो ये अगले 10 साल का जो हाईवे है इकोनॉमी का, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी जानकारी आपने दी। और अब क्योंकि बात हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस पूरी चर्चा को, डीके अग्रवाल जी जो हैं वो एसएमसी हैं, उसके हम बात कर लेते हैं उनसे, एसएमसी ग्लोबल के।
एमडी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके का निवेश सामने की बात सरकार कर रही है, जो अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है, अब कोरोना काल के बाद कितना मददगार होगा, जैसा कि रोमाना भी कह रही थी, अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने के लिए, अर्थव्यवस्था जो कि नेगेटिव में चल रही है जीडीपी, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए। डीके अग्रवाल जी। देखिए, इस बजट के अंदर जो 5,54,000 करोड़ का जो बजट किया है कैपेक्स का, आई थिंक ये बड़ा हिस्टोरिकल है। और ऐसी स्थिति के अंदर जबकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे और ऐसे टाइम में जबकि लग रहा था कि फिस्कल कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट उनके दिमाग में बहुत हैंगओवर रहेगा, बट ऐसे समय के अंदर 5.54 लाख करोड़ का एलोकेशन कैपेक्स के अंदर करना, टोटल एक्सपेंसेस भी 34.5 लाख करोड़ का जो एक्सपेंसेस टोटल गवर्नमेंट ने बजट किया है, आई थिंक इसका बहुत बड़ा एक डोमिनो इफेक्ट हमें इकोनॉमी में देखना मिलेगा। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। अग्रवाल साहब, ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया लगाओ तो 4.5 रुपए का लगभग फायदा होता है। क्या इसी को देखते हुए अब अर्थव्यवस्था को सुधारना है? ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर केंद्र में इस पूरे बजट के कोई सेक्टर रहा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। दूसरा हेल्थ केयर का, जैसे कि हमने देखा है कि 2 लाख से ज़्यादा इसमें 2,23,000 करोड़ का इन्होंने इसमें एलोकेशन किया है। आई थिंक ये दो जो सेक्टर हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम फोकस है और ये सही भी है। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी अपनी स्पीच में बोला है, हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ के ऊपर फोकस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना। आई थिंक ये इस बार के बजट का थीम है। और खासकर ऐसे समय में जबकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं थे और ऐसे समय में टैक्स लगाए बगैर इवन फिस्कल डेफिसिट को भी बड़ा एक एडवेंचरस बजट है। 6.8% की फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है और आगे आने वाले समय में भी जैसे कि जो रोड मैप दिया है वो भी ये है कि 2025-26 तक 4.5% का टारगेट लिया है। अगर हम पुराना फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट देखते हैं वो इस साल का 3.3% था जी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लियर माइंडसेट गवर्नमेंट का नजर आता है कि ग्रोथ को प्रायोरिटी दी है और फिस्कल डेफिसिट की परवाह की बगैर जो पैसा एलोकेशन किया है। इवन गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स के ऊपर भी लगभग जो 12 लाख करोड़ की गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, जिसमें से 3 लाख करोड़ का रिपेमेंट होगा। नेट बोरोइंग 9 लाख करोड़ की होगी। उसके साथ साथ जो एक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट लिया है और जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का है वो कितना उससे टारगेट आएगा ये अभी क्लियर नहीं है। 1.75 लाख करोड़ का टारगेट इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट से रखा है, बट एसेट मोनेटाइजेशन से कितना पैसा कलेक्ट होगा आई थिंक ये फिगर अभी देखना बाकी है। बट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स किया है और बगैर आम आदमी के ऊपर, बगैर बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स का बोझ डाले बगैर जो ये एक वर्किंग की है, आई थिंक इट्स ए कमेंडेबल जॉब। और सर, और वो नजर भी आ रहा है हमें किस तरीके से बाजार के जरिए जो उद्योग जगत है वो इस बजट का स्वागत भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डीके अग्रवाल साहब अपना वक्त हमें देने के लिए। और अब एक और खास मेहमान जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है, महेश गुप्ता साहब हैं, चेयरमैन एमडी केंट आरओ सिस्टम्स के। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन इस बजट पे। लेना पड़ेगा इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन पे जहाँ पे 9.8% फिस्कल डेफिसिट हो गया इस कोरोना की वजह से। खाली हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सरकार उससे निकाल के आपको एक बहुत होप दे रही है। 6.5% फिस्कल डेफिसिट को रख के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आना। और एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसको मानना पड़ेगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। ये तो कैपिटल एक्सपेंस जब लगता है तो घर की एक इमारत बना रहे हैं आप लोग, इमारत जिंदगी भर काम आती है। तो इस तरीके से आप रोडवेज को अपने हाईवेज को डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी रेलवे को डेवलप कर रहे हैं, आप मेट्रो को लेके आ रहे हैं हर कंट्री के अंदर, आप अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो 6 पिलर जो सरकार ने सामने हमारे रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और R&D को देखें तो बहुत ही अच्छा है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में हाइड्रोजन गैस को यूज करके बिल्कुल ग्रीन फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पहल निकाला है। और उज्ज्वला जो प्रोग्राम था उसमें 1 करोड़ और घरों को कवर करना ताकि एक एनर्जी एफिशिएंसी और कार्बन फुटप्रिंट को कम करा जाए।
और अपना एक क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर भी काम किया जाए, तो आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी फ्रॉम ऑल एंगल्स इज एन एक्सीलेंट। ठीक है महेश गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छोटी कंपनियों के लिए पैडअप कैपिटल सीमा बढ़ाई गई है, एमएसएमई सेक्टर में 15,000 करोड़ निवेश की बात की गई है, क्या आपको लग रहा है कि ये काफी होगा जिस तरीके से अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई? देखा जाए तो काफी तो नहीं होता है। ये पैडअप कैपिटल से कोई फायदा होते हुए आप नहीं देख रहे छोटी कंपनियों के लिए जिसको बढ़ाया गया? फायदा होगा, लेकिन आपने पूछा क्या ये पूरा है? पूरा तो उम्मीद तो बहुत ज्यादा पैसे की थी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में निवेश हो तो अच्छी बात है, बट सरकार ने ये कहा है कि जो कंपनियां हैं उसके अंदर नया लॉस लाएंगे लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर, क्या क्या चीज जो डिक्रिमिनलाइज करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को, तो वो भी एक एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करेगा। आप एमएसएमई सेक्टर, हाँ, आप एसेट मोनेटाइजेशन पर अभी अपनी बात में जोर दे रहे थे कि इससे बहुत फायदा होगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एकदम गेम चेंजर होगा ये जो एसेट मोनेटाइज करने की बात वित्त मंत्री कर रही है लगातार? नहीं, बिल्कुल। अगर आपके पास घर में कोई खाली चीज पड़ी हुई है जो एक कोने में पड़ी हुई है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप दूसरे आदमी को उसको देते हैं, कुछ पैसा आपके पास आता है, लेकिन वो दूसरा आदमी तो उसको इस्तेमाल करेगा जो पैसे लेके जा रहा है, तो जो आपकी अनप्रोडक्टिव एसेट थी, ये सरकार उसको प्रोडक्टिव लेवल पे लेके आने की कोशिश कर रही है, ताकि पूरा ये जो चक्का जाम है वो चक्का घूमने लगेगा आपस में। तो ये एक वेलकम स्टेप है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश गुप्ता जी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का जो चक्का जाम हो गया है कोरोना के चलते हुए, वो चक्का घूमने लगेगा। और हम आपको बता दें कि अब हम आपको बताएंगे कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, किस चीज से आपकी जेब पे बोझ बढ़ेगा। सिर्फ 2 मिनट में, 60 सेकंड में लौट के आ रहे हैं। 120 सेकंड, माफ कीजिए। ऐसा अब यहाँ करें, हाँ, हेल्थ सेक्टर से जरूर फर्क पड़ता है। जो फर्क पड़ रहा है सबसे ज्यादा वो क्या महंगा क्या सस्ता, समझाएंगी रोमाना। बिल्कुल, क्या महंगा क्या सस्ता जब आप ये समझें तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि उसके पीछे सरकार का विजन है क्या। दरअसल आत्मनिर्भर भारत यही सरकार का विजन है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है, वोकल फॉर लोकल होते हुए फिट इंडिया, कुल मिलाकर ये वो तमाम बड़ी थीम्स जिसके आधार पर सरकार के ये बड़े फैसले, और उसी से क्या सस्ता क्या महंगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए किस तरीके से करोड़ रुपए की सौगात केरल को, जिसमें 1100 किलोमीटर लंबे हाईवे केरल में बनाए जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल 25,000 करोड़ पश्चिम बंगाल के लिए एलोकेट किया गया है। 675 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल पश्चिम बंगाल में जो बिछाया जाएगा। और जैसे ये अनाउंसमेंट किया था तो आपको ध्यान होगा किस तरीके से मेजें थपथपाकर वित्त मंत्री के इस ऐलान का स्वागत भी किया गया था सदन में। और असम के लिए भी 34,000 करोड़, जिसमें 1300 किलोमीटर सड़कों का जाल जो असम में बिछाया जाना है। तो ये खासतौर से बजट में जो चुनावी हाईवे थे उसकी तस्वीर आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और जरा बात कर लेते हैं क्या सस्ता क्या महंगा इस बजट में। और इसके पीछे जो सोच सरकार की वो यही कि किसी तरीके से मेक इन इंडिया को और बूस्ट मिले। एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी का जो रेवेन्यू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अब ये जो सेस होगा ये केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। तो एक बार फिर आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने होंगी। जीएसटी को लेकर पहले ही लड़ाई चलती रहती है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पर सेस, उसका भार आम उपभोक्ता पर नहीं डाला है। हाँ। तो सरकार को कह रही हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आमने सामने होंगे। आम आदमी तो फ्री है। पहली बात तो आम आदमी को बचाना था कि उसके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े, वो किया। दूसरी बात, इससे ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च न बढ़े, महंगाई न बढ़े, वो इंश्योर किया। अब केंद्र को पैसा तो चाहिए, या तो टैक्स बढ़ा दे या तो वो ये कंज्यूमर पर डाल देते। सर, एक बात। दूसरी बात, आप पहले ही लड़ाई है ना। अब एक्साइज ड्यूटी कम होने से राज्य सरकार को का भी तो वित्तीय घाटा बढ़ेगा ना, उनकी आमदनी भी तो कम होगी, वो कहां से विकास करेंगे? उसमें से राज्य सरकारों को जो मदद देने जा रही है केंद्र सरकार 20,000 करोड़ की, उसके लिए भी उसको पैसा जुटाना है। तो समस्या ये है कि केंद्र के पास कोई अकूत खजाना तो है नहीं कि जो है वो बक्सा खोलेंगे और निकाल कर दे देंगे। तो पैसा जुटाना है, यही मैनेजमेंट कहना चाह रहे हैं। राजीव रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इसको आप ऐसे भी देखिए कि जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो उसका सबसे ज्यादा आलोचना केंद्र सरकार झेलती है। और ये शिकायत अभी कोई मोदी जी की नहीं होगी, ये शिकायत प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री रहते हुए बाकायदा संसद में कर चुके हैं कि भाई जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पैसा तो जाता है राज्य सरकारों के पास भी, बल्कि केंद्र से कहीं ज्यादा पैसा राज्य सरकारों के पास जाता है। लेकिन इसकी आलोचना हमेशा केंद्र सरकार के जिम्मे आती है। पहले यूपीए के जिम्मे आती थी, अब लेकिन एक बड़ा हमला जो विपक्ष कर रहा है, वो विपक्ष का ये कहना है कि जो सोशलिस्ट ढांचा है हमारा, उसको ये बजट सूट नहीं करता है।
क्या कहेंगे आप कुमारदीप? मेरे हिसाब से तो ये सोशलिस्ट ढांचे को लेकर ही ये जो है पूरा बजट बनाया गया है, क्योंकि इसमें जिस तरीके की बातें की गई हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए स्वास्थ्य की परियोजनाएं, तो ये कहना तो के आरोप में बिल्कुल दम ये नहीं कहना है। तो बिल्कुल ही गलत है कि ये सोशलिस्ट विचार वो 91 में खत्म हो गया। ये जो है, जब आप ये जो मार्केट सरकार इकोनॉमी आई है, लेकर आए, इस सरकार ने पूरे अपने तरीके से एक सोशलिज्म की शुरुआत की। अगर आप मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये 1 करोड़ अगर ने आता है, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म अगर हटता है, उसको अगर आप सोशलिज्म से जोड़ते हो या उस दायरे में रखते हो, तो फिर शायद ये सोशलिज्म नहीं है। लेकिन बाकी तो आम जनता के लिए तो आ ही रहा है, गरीबों के लिए तो मदद हो ही रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।